आशा करता हूं आप अपने एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज उसी सीरीज में मैं आपको एक नया टॉपिक आज कराने वाला हूं इंट्रोडक्शन में। ये इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट है और आपको पता लग चुका होगा ये किस चीज का इंट्रोडक्शन है। यस, ये वेक्टर अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन है। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे ये टॉपिक्स, ये 10 टॉपिक आपके सामने हैं, ये हम कवर करेंगे आज की वीडियो में। आप वन बाय वन टॉपिक समझते चले जाएंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझा पाऊं, अच्छे से डिस्कस करके समझा पाऊं। आपके सारे क्वेश्चंस जो सपोज हो सकते हैं, जो आपने किए होंगे अपने दिमाग में, वो मैं पहले से यहाँ पर रेज करूं और आपको उस तरीके से सिखा पाऊं। ओके, यहाँ पर फिलहाल आपको दो बातें मैं इंपॉर्टेंटली बताऊंगा। सबसे पहले दो बातें इंपॉर्टेंटली आपको जाननी होगी, सब जने सुनिएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा कि आप ये आज फर्स्ट टू 10 टॉपिक्स तो आप देख लेंगे, ठीक है, ये पूरी की पूरी वन शॉट में वीडियोस आप देखेंगे। लेकिन अगर आपको भविष्य में जरूरत पड़ेगी एक पार्टिकुलर टॉपिक को जानने की, जैसे कि सपोज कर लेते हैं आपने रेगुलर हेक्सागन के बारे में जानना है, या फिर आपने जानना है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, आपको ये पार्टिकुलर टॉपिक है, कोई भी टॉपिक आपको जानना है कि इस टॉपिक के बारे में हम थोड़ा भूल गए हैं तो जानना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे और ये सारे के सारे टॉपिक इसी सीरीज में वहां पर लिखे हुए मिलेंगे आपको। साथ में इन टॉपिक्स के साथ में आपको मिलेगा ऐसे ब्रैकेट में लिखा हुआ टाइम, यहां पर टाइम लिखा हुआ मिलेगा। ओके, हर टॉपिक के सामने आपको ब्रैकेट में टाइम लिखा हुआ मिलेगा। आपको करना क्या है, अगर स्पेसिफिक टॉपिक आपको जानना है तो आप जाइए उस टाइम पर क्लिक करिए। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे वीडियो वहीं पर पहुंच जाएगी। तो आपको पूरी वीडियो नहीं देखनी होगी और उसे आपको ढूंढना नहीं होगा कि कहां पर वो वीडियो का टॉपिक है, आप डायरेक्टली उस टॉपिक पर पहुंच सकते हैं। एक तो ये बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो नए यूजर्स, नए सब्सक्राइबर्स हैं, जो यहाँ पर अभी नए हमारे स्टूडेंट्स हमारी फैमिली के साथ जुड़े हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप डिस्क्रिप्शन पे भी ले सकते हैं और प्लेलिस्ट से भी जाके ले सकते हैं कंप्लीट कोर्स इस सीरीज का। ये सीरीज जो हमने तैयार किया है, इसका कंप्लीट कोर्स तैयार किया है, तो वो आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वहां से कंप्लीट कोर्स का एक लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक। आप कंप्लीट कोर्स देखेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा एज कंपेयर टू कि आपने एक वीडियो देख ली। ओके, फिलहाल ये वाली वीडियो तो आपको देखनी ही है, अगली वीडियो जरूर देखनी, क्योंकि दोनों मिलकर इंट्रोडक्शन बनता है अगर आपको इंट्रोडक्शन समझना है। उसके बाद हमारे क्वेश्चंस आएंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं, पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास पहला क्या है टॉपिक, वेक्टर डेफिनेशन। भाई इसमें तो मैं आपको कुछ नहीं कराने वाला, डेफिनेशन तो वो है जो पहले से बन चुकी है, हम समझते हैं वेक्टर क्या है, बस यही है डिफाइन करा हुआ। तो यहाँ पर क्या डिफाइन क्या है, इट इज अ क्वांटिटी, इट इज अ क्वांटिटी मींस वेक्टर इज अ क्वांटिटी। वेक्टर एक क्वांटिटी होती है। अगर आपसे कोई पूछ ले वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर एक क्वांटिटी होती है। तो सबसे पहले मेमोराइज करिए कि क्वांटिटी क्या होती है। ओके, जैसे कि आप कुछ सामान लेने जाते हैं अगर दुकान पे, तो अगर आप सामान लेने जाते हैं तो आप देखते हैं कि एक क्वांटिटी में आपको सामान दिया जाता है। जैसे कि सपोज करिए कि आपने शुगर परचेस करने गए, तो आपको वो केजी यानी कि किलो में मिलेगा या ग्राम में मिलेगा, तो ग्राम या केजी एक क्वांटिटी हो गई। आप कपड़ा खरीदने के लिए गए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको किलो में कपड़े नहीं मिलने वाले, आपको मिलेंगे मीटर में कपड़े। आप दूध खरीदने गए, कोई लिक्विड चीज खरीदने गए, तो आपको वो कैसे मिलेगा, वो लीटर में मिलता है। मीन्स ये हुआ कि हर एक चीज, हर सब्सटेंस, हर ऑब्जेक्ट को नापने की एक क्वांटिटी होती है, एक इकाई होती है। तो ये क्या है, वेक्टर क्या है सर जी, ये भी एक इकाई है। किस चीज को नाप रही है ये इकाई, तो ये 3 डायमेंशनल की जितनी भी फिगर्स है, 3 डायमेंशनल की जितने भी मेजरमेंट्स होंगे, वो मेजरमेंट करने के लिए हमारे को जरूरत पड़ेगी किसकी, वेक्टर की। तो वेक्टर इज अ क्वांटिटी ऑफ 3 डायमेंशनल शेप्स, यानी कि 3 डायमेंशनल शेप्स को हम अगर मेजर कर रहे होंगे तो मेजर करते वक्त हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, एक क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी, और वो क्वांटिटी ही होती है वेक्टर। पहली बात तो क्लियर हो गई। सेकंड, यहां पर लिखा हुआ है that is specified by magnitude as well as direction। ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर एक क्वांटिटी तो है, लेकिन क्वांटिटी के साथ साथ वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी उसके अंदर होना चाहिए। यानी कि मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है, इसे समझना होगा। मैग्नीट्यूड को एज सिंपल एज कि आप उसे बता सकते हैं कि मैग्नीट्यूड मींस लेंथ, और डायरेक्शन मतलब दिशा, एक जगह से दूसरी जगह जाना। एक इनिशियल पॉइंट होगा, एक टर्मिनल पॉइंट होगा, वहां से जाना, इसे कहते हैं हम क्या, डायरेक्शन। ओके, अब यहाँ पर एक दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो यहाँ पर पहले टॉपिक में कवर करते हैं। डेफिनेशन हमारी हो चुकी है। सेकंड है व्हाट इज स्केलर एंड वेक्टर, यानी कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है स्केलर, जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और मैंने अभी बताया आपको मैग्नीट्यूड क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, दिस इज कॉल्ड द स्केलर। ओके,
तो मैग्नीट्यूड होता है ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटीज होती हैं सर? लेंथ है, मास है, स्पीड है, डेंसिटी है, वर्क है, टेम्परेचर एक्सेट्रा। ये सारी की सारी जितनी भी क्वांटिटीज आपके सामने लिखी हुई हैं, इनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड्स होते हैं। तो इसका मतलब इन्हें क्या बोला जाता है? स्केलर। ओके। वेक्टर जिसे कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, इसे हम वेक्टर कहते हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जब मैं बात डायरेक्शन की करूंगा, जैसे मैं लेंथ की बात कर लेता हूं, चलो पहले, जैसे कि मैंने कहा ये है ए, ये है बी, ये ए भी एक लेंथ है और मैंने इसे नाम दे दिया 8 सेंटीमीटर दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। ओके, तो अगर मैंने इसे 8 सेंटीमीटर बोल दिया है, मतलब अभी ये थोड़ी बताया इसकी डायरेक्शन कहां है, यहां से यहां तक की दूरी या फिर यहां से यहां तक की दूरी, दोनों में से कोई भी दूरी लेंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे? स्केलर बोलेंगे। दिस इज स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर डायरेक्शन की बात करूंगा तो मैं उसे एरो से दिखाऊंगा, ऐसे। कॉपी पे या बोर्ड पे तो हम ऐसे ही दिखा सकते हैं, अदरवाइज बहुत सारे तरीके हैं। और याद रखिएगा, जब भी आप किसी को डायरेक्शन बता रहे हैं तो उस वक्त एक बात इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जब भी आप किसी को डायरेक्शन बता रहे हैं तो उस वक्त अपने आप मैग्नीट्यूड उसके साथ साथ आ जाता है। कैसे? जैसे मैंने आपसे पूछा कि बताइए उस पार्टिकुलर व्यक्ति का घर कहां पर है, किसी व्यक्ति का मैं घर जानना चाहता हूं, तो आपने मुझे कहा आप वहां चले जाइए। वहां चले जाइए मतलब आपने क्या किया? आपने इंडिकेट किया, ये इंडिकेशन है। साथ साथ यहां से लेकर यहां तक की दूरी भी आपने बताई। आपने मुझे कहा आप वहां चले जाइए, तो वहां मतलब आपने इंडिकेट किया, साथ में ये इतनी दूरी भी आपने बताई। देखो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड के बगैर डायरेक्शन हो ही नहीं सकती। आपने मुझे ऐसे करके कहा कि आप वहां चले जाइए, मतलब कि आपने आंखों की जो हमारे रेटिना है, जो पुतली है, इसको आपने ऐसे घुमाया और आपने कहा वहां चले जाइए। वहां चले जाइए मतलब जो हमारी आंखों की पुतली ने यहां से वहां चेंज किया ना, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक गया, वो मैग्नीट्यूड है। तो सोचिए, बिना मैग्नीट्यूड के आप डायरेक्शन बता सकते हैं? सोचिए, नहीं बता सकते। यानी कि अगर डायरेक्शन की बात होगी तो वहां पर मैग्नीट्यूड अपने आप ही आ जाएगा, और इसी को हम कहते हैं वेक्टर। तो बात समझ में आ गई? इसकी आप एग्जांपल्स देख लीजिए, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, मोमेंटम है, वेट है, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेट्रा। आप कहेंगे वेट कहां से ऐसा? मास में और वेट में डिफरेंस बताया होगा आपको फिजिक्स के अंदर, 9th क्लास में था ये। अगर हम वेट की बात करते हैं तो मास और एक डायरेक्शन है उसकी, कहां पर? ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, डायरेक्शन है, ऑफ कोर्स डायरेक्शन है, दिस इज वेट। चलो इसको हम डिस्कस नहीं करने वाले। अब आपको मैं एक छोटी सी बात और बता देता हूं, अगर यहां तक आ ही गए हैं तो छोटी सी और बात कर लेते हैं कि आप में से बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जो फिजिक्स जानते हैं, फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं या मैकेनिक्स के स्टूडेंट्स हैं, वो मैकेनिक्स जानते हैं। ये जितनी भी टर्म्स आपके सामने मैंने लिखी है, देखिए ये सारी की सारी टर्म्स, ये जितने भी एक एक वर्ड्स जो लिखे हैं, इसको मैकेनिक्स में और फिजिक्स में अच्छे से, बहुत अच्छे से, वेल डिफाइंड तरीके से आपको समझाया गया है, बहुत अच्छे से समझाया गया है। मैं आपको यहाँ पर मैथ्स सिखाने आया हूँ, तो आपको मैथ्स का लेक्चर मिल रहा है। मैथ्स के लेक्चर के अंदर वेक्टर में मैं आपको फिजिक्स और मैकेनिक्स नहीं बता रहा हूँ, तो इनकी टर्म्स को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, हमें जरूरत भी नहीं है। मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों लगभग एक जैसी दिखती है। अच्छा मैं बता देता हूँ, फिजिक्स जो है इज अ मदर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि फिजिक्स से ही जो स्टार्टिंग जो हम कहते हैं, जब फिलोसोफर्स आए, एंशिएंट ग्रीक की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं और उसी को पढ़ते हैं। ओके, हमारा ट्रेडिशनल इंडियन जो सिस्टम है उसको हम अभी नहीं स्टडी कर रहे हैं, तो हमारे जितनी भी स्टडी है वो कहाँ से आई है? वो सब डायरेक्ट फ्रॉम द इंग्लिश। ओके, तो इंग्लिश सिस्टम को पढ़ रहे हैं। इंग्लिश कहाँ से आया है? इंग्लिश आया है ग्रीक, लैटिन, ये सब जो आपकी कंट्रीज हैं यहाँ से आपने डायरेक्ट किया। तो अगर मैं एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स की बात करूं, दे आर कॉल्ड द फिजिसिस्ट। तो इन फिजिसिस्ट की बात करते हैं तो इन्होंने प्रैक्टिकली चीजों को देखा, समझा और इन्होंने फील किया। अब उसको बताना है आप सबको, और इस दुनिया को बताना था कि हमने क्या चीज फील की और क्या फिनोमिनास जो थे, नेचुरल फिनोमिनास, उसको हमने ऑब्जर्व किया। उनको बताने का माध्यम था कैलकुलेशंस, एंड दैट कैलकुलेशन इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। फर्दर इसे मैथमेटिक्स बोलने लग गए। तो क्या कहेंगे हम? फिजिक्स इज द मदर ऑफ मैथमेटिक्स। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, आज 21st सेंचुरी की जब हम बात करते हैं तो अब जो माँ है वो बूढ़ी हो गई है, यानी फिजिक्स के बेसिक फिनोमिनास अब लगभग खत्म हो गए हैं। इस अर्थ पे तो खत्म हो गए हैं, हाँ, अब हम अर्थ से बाहर फिजिक्स के बेसिक फिनोमिनास यूनिवर्स में तलाश कर रहे हैं।
तो फिजिक्स के जो बेसिक फिनोमिना थे जो हम प्रैक्टिकली करा करते थे वो अब फिनिश हो चुके हैं। अब मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन यानी कि रूल आफ्टर रूल, थ्योरी आफ्टर थ्योरी पर डिपेंड हो गए हैं सब जने। यानी फिजिक्स की अगर कोई पर्टिकुलर इन्वेंशंस की जब हम बात करते हैं तो हम मैथमेटिक्स के रूल्स को फॉलो करते हैं। यहाँ पर फिजिक्स इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स, बट हम उसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं मैथमेटिक्स के वो पार्ट्स जिसके अंदर मैथमेटिक्स को हम जाने कि भाई कैसे एक रूल दिया और उस रूल को समझना है। आज की क्लास, आज की जो हमारी वीडियो होगी, ये क्लास होगी, इस क्लास के अंदर मैं वो रूल समझाऊंगा एज कंपेयर टू द व्यू ऑफ फिजिक्स। देन आफ्टर सम टाइम्स आपको कोई फिजिक्स नहीं समझाने वाला, आपको रूल आफ्टर रूल, थ्योरी आफ्टर थ्योरी बता दी जाएगी। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, अपने माइंड में बिल्कुल अच्छे से रख लीजिए आप कि हम क्या चीज समझ रहे हैं और किस नजरिए से समझ रहे हैं। ओके गाइस, देखिए तो ये सारे के सारे डिस्कशंस का पार्ट नहीं है। अब हम डिस्कस करते हैं अपने मैथ्स को। ये हमारा तीसरा टॉपिक हो गया, वेक्टर इन मैथमेटिक्स। तो वेक्टर मैथमेटिक्स के व्यू से जो था वो मैंने आपको अभी भी बता दिया। ये जो थ्योरी मैंने बताई है, फिजिक्स जो है इज मदर ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया कैसे हमने वेक्टर को हमने मैथमेटिकल व्यू से समझा है। नहीं समझ में आया आप मुझे डिस्कस करेंगे, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, देन मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आज की क्लास में हम इसको, इस हिस्ट्री को हम नहीं जान रहे, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है व्हाट इज ऑक्टेंट। तो ऑक्टेंट के बारे में समझने से पहले आपको क्या समझना होगा, आपको समझना होगा क्वाड्रेंट। ये आपके सामने क्वाड्रेंट है। ये क्वाड्रेंट जो है ये होता है आपके सामने ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस, ओरिजिन के अप साइड में अगर हम देखें तो पॉजिटिव ऑफ वाई एक्सिस और डाउन साइड में पॉजिटिव ऑफ नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस। ये क्वाड्रेंट है और इसके बारे में आप वेल नोन है, बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन होती है। ओके, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि क्या सर ये हॉरिजॉन्टल लाइन की जगह वर्टिकल लाइन को एक्स एक्सिस बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कॉपी पर ऐसे लिखे हुए हो, यानी कि इसको ऐसा लिखा हुआ है, आपने उस कॉपी को ऐसे मोड़ के टेढ़ा कर दिया, तो क्या कोई मैथमेटिकल फिनोमिना या फिर कोई फिजिक्स का फिनोमिना बदल जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं बदलेगा। आपने उसका एंगल बदल दिया ना कॉपी का, या अपना एंगल बदल के देख लीजिए। मीन्स ये हुआ कि ये एक्स एक्सिस ऐसा भी हो सकता है, बट हम लिखते नहीं, हम कॉपी पे सीधा सीधा लिखते हैं। क्यों? क्योंकि सबका एंगल, सबका व्यू एक जैसा हो, वो आपकी की हुई बात को अच्छे से एक तरीके से समझ लें। इसी वजह से हम एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, वो होता है एक्स एक्सिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, ये बात याद रखिएगा। ओके, नाउ आगे हम देखें तो ये है हमारा ऑक्टेंट। दिस इज कॉल्ड द ऑक्टेंट। ये ओरिजिन होता है, ये आपके सामने पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस है, ये आपके सामने पॉजिटिव ऑफ वाई एक्सिस और पॉजिटिव ऑफ जेड एक्सिस है। बहुत सिंपल है, ये आपका ऑक्टेंट है। एक ऑक्टेंट का पार्ट है ये, फर्स्ट ऑक्टेंट बोल सकते हैं आप इसे। जैसे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। तो यहां पर ये हो गया कंप्लीटली, ये पूरा का पूरा, ये नहीं बोलेंगे सेक्शन नहीं हो रहे इसमें, ये पूरा का पूरा फर्स्ट ऑक्टेंट है, ये आपके सामने। अब ये किस तरीके से सर समझ नहीं आया? सेकंड, इसमें ये समझ नहीं आता कभी कभी स्टूडेंट्स को कि इसमें नेगेटिव कहाँ है सर। यहाँ तो नेगेटिव आगे है, तो यहाँ पीछे की तरफ नेगेटिव है। ऑफ कोर्स यहाँ पर भी नेगेटिव, पॉजिटिव आगे की तरफ है तो नेगेटिव पीछे की तरफ होगा, अगर पॉजिटिव ऊपर की तरफ है तो नेगेटिव नीचे की तरफ होगा। लेकिन सर दिख नहीं रहा, तो उसे दिखाना होगा। अच्छा, एक छोटी सी बात और बताऊंगा, ये जो एक्स एक्सिस वाली लाइन आपको दिख रही है ना, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये एक्चुअल लाइन है ही नहीं। तो एक्चुअल लाइन क्या है सर इसकी? देखिए एक्चुअल लाइन बहुत सिंपल है। अगर ये मेरा मार्कर जो है, अगर ये एक्स एक्सिस की तरह मैं रखूं, तो देखिए ये है आपकी एक्स एक्सिस की एक्चुअल लाइन। दिस इज द एक्चुअल लाइन ऑफ एक्स एक्सिस। देख सकते हैं आप, ये सामने की तरफ है, लेकिन इसको बोर्ड पर या कॉपी पर आप दिखा नहीं सकते। तो आप इसे कैसे दिखाते हो? आप इसे ऐसे दिखाओगे कॉपी पे, यानी कि एक्स एक्सिस आपके सामने ये है पॉजिटिव, तो नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस कहां होगा? अंदर की तरफ जा रहा होगा। और वाई एक्सिस पॉजिटिव वो है तो नेगेटिव इधर आ रहा होगा, और अगर जेड एक्सिस पॉजिटिव ऊपर है तो नेगेटिव नीचे की तरफ जा रहा होगा। होप सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन हम इसको ऐसे लिटा देंगे, कहेंगे भैया आराम करिए आप, ओके, और इसी से ही हम सब कुछ निकालेंगे। ये तो आराम कर रहा है, लेकिन हमारा आराम छीन लेगा ये, क्योंकि समझ नहीं आएगा।
जब हम कोई वेक्टर की बात करेंगे, उसकी लोकेशन की बात करेंगे, तो हम ऐसे देख के समझ ही नहीं पाएंगे। तो आपको अपनी इमेजिनेशन पावर को बढ़ानी है और एक्स एक्सिस लिखेंगे ऐसे आप, लेकिन समझेंगे ऐसे। ये बात समझ में आ गई? ओके, अभी मैं आपको थोड़ा ऑक्टेंट के बारे में बता देता हूं। तो देखिए, ये है मेरे पास एक पेज सिंपल, और मैं इसको क्या करता हूं, ऑक्टेंट में कन्वर्ट करता हूं ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझा पाऊं। ऑफ कोर्स ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपके सामने है। ये है आपके सामने पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव ऑफ वाई एक्सिस, नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस। ये ओरिजिन है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ओके, ये आपके सामने मैं लेके आ गया, बोर्ड को नहीं ला सकता था इसलिए मैंने पेज पर बनाया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है क्या? ये ओरिजिन, राइट साइड में पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस, लेफ्ट साइड में नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव ऑफ वाई एक्सिस, नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस। ये आपके सामने क्या है? ये है टू डायमेंशनल। अब इस टू डायमेंशनल को जब मैं यहां चिपकाता हूं तो ये टू डायमेंशनल है, और जैसे ही मैंने इसे बाहर की तरफ निकाला तो ये थ्री डायमेंशन बन गया। तो ये बाहर की तरफ निकाला तो एक और एक्सिस का जन्म हुआ, और उसे बोलते हैं हम जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस क्या है मैं अभी दिखाता हूं आपको। ये है वो जेड एक्सिस, ये रहा वो जेड एक्सिस। तो गाइस आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है क्या कि ये आपके सामने क्या है? पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव ऑफ वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव ऑफ जेड एक्सिस। आगे की तरफ पॉजिटिव ऑफ जेड एक्सिस है, तो पीछे की तरफ जो है वो नेगेटिव ऑफ जेड एक्सिस है। ओके, अब जरा गौर से देखिए, जरा अगर आप इसे मैं गौर से दिखाता हूं आपको, तो ये अगर मैंने यहां पर एक पेपर लगाया इधर और एक पेपर लगाया इधर, ठीक है, इस तरफ एक पेपर लगा दिया, इस तरफ एक पेपर लगा दिया, तो एक बॉक्स टाइप की शेप नहीं आई? यहां पर एक बॉक्स नहीं दिख रहा आपको? ये बॉक्स कहलाता है ऑक्टेंट का पहला पार्ट। ऑक्टेंट मतलब 8 होते हैं, अभी 8 में दिखाने वाला हूं। जैसे क्वाड्रेंट का मतलब, क्वाड का मतलब ग्रीक काउंटिंग है, ये सिंपल क्वाड ग्रीक काउंटिंग का, मोनो, डायो, ट्रायो, क्वाड, तो ये सारे के सारे जो है ग्रीक की काउंटिंग होती है। पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, ऑक्टा, ये सारे के सारे काउंटिंग जैसे 1 2 3 4 हिंदी में होती है, 1 2 3 4 इंग्लिश में होती है, ऐसे ग्रीक में भी काउंटिंग होती होगी। तो क्वाड्रेंट जो बना है या क्वाड्रिलेटर जो कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटर को हिंदी में क्या बोलेंगे हम? चतुर्भुज। चतुर संस्कृत का शब्द है, हिंदी में उसे चार बोलते हैं। ओके, याद रखिएगा। तो यहां पर क्वाड्रेंट की बात करें तो क्वाड मतलब 4 हो गया, तो ऑक्टेंट की बात करें तो ऑक्टा मतलब कि 8 हो गया। तो 8 अभी मैं दिखाने वाला हूं। फिलहाल एक फर्स्ट ऑक्टेंट की बात करते हैं। तो ऑक्टेंट में से फर्स्ट पार्ट जो है वो देखिए ये हो गया, ये बॉक्स, ये यहां से कवर करिए, यहां से कवर करिए, फर्स्ट ऑक्टेंट आपको दिखता है। ओके गाइस, अब देखिए सेकंड ऑक्टेंट, ये रहा सेकंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, फोर्थ ऑक्टेंट। जैसे कि क्वाड्रेंट था ऐसे ही ऑक्टेंट है। तो समझ में आ गया गाइस आपको? सामने की तरफ जैसे है ऐसे पीछे की तरफ भी तो होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और उसके बाद इधर इधर जाएंगे, पीछे थोड़ी जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे। तो यहां जाएंगे तो ये मैंने पलटा दिया, ये इधर आ गए। ओके, देखिए फर्स्ट, ये रहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, फिफ्थ इधर, फिर 6 इधर, 7 इधर, 8 इधर, ऐसे घूमेंगे ऐसे। यानी कि हम सामने से घूमते हैं तो कैसे घूम रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। पीछे से घूमेंगे तो कैसे घूमेंगे? क्लॉकवाइज। ये आगे से ऐसे और पीछे से ऐसे, तो बन गया ना 8। देखो अभी पीछे से भी मैं दिखा देता हूं आपको कैसा होगा और क्या क्या चेंजेस होते हैं इसमें, वो देख लेते हैं। ये मैंने बैक साइड की बात करता हूं। देखिए ये हमारा बैक साइड हो गया। ओके, अभी देखिए मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, ये है फ्रंट, ओके, और ये है बैक, बी फॉर बैक। ओके, अभी फ्रंट की बात कर लेते हैं। देखो ये फ्रंट है, दिख रहा है आपको? फ्रंट, फ्रंट में आपको दिखता है ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव। ओके, अगर आप इसे सामने से देख रहे हैं तो पॉजिटिव, अगर मैं इसे अपनी तरफ से ऐसे देखूंगा तो भी एक्स एक्सिस पॉजिटिव ऐसे रहेगा। कोई व्यक्ति वहां खड़ा है तो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस वहीं दिखेगा उसे, कोई व्यक्ति पीछे खड़ा है तो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर ही दिखेगा उसे, यहां से वहां जाता हुआ। देखो ना, यहां से देख लो चाहे पीछे से देख लो, पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा। तो हम पीछे से भी देखेंगे ना, ये वाला हिस्सा, ये पॉजिटिव है, ये मैंने घुमाया और अब की बार पॉजिटिव कहां बन गया? उस तरफ पॉजिटिव बन गया। देखो ये पॉजिटिव है ये वाला हिस्सा, और मैंने यहीं से हिस्से को इधर को पॉजिटिव बोला। ओके, तो पॉजिटिव लाइन कौन सी हो गई? ये हो गई एक्स एक्सिस के पॉजिटिव को दिखा रहा है।
और इधर एक्स एक्सिस का नेगेटिव होगा। ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव, नीचे वाई एक्सिस नेगेटिव। देखिए ऊपर कैसे पॉजिटिव सर जी, देखते हैं। फ्रंट आपके सामने है, ये रहा फ्रंट। ऊपर क्या है, वाई एक्सिस पॉजिटिव, तो ऊपर की तरफ को देखेंगे, मैंने कुछ नहीं किया, देखो ऊपर वाला तो ऊपर ही रहेगा, देखो ये रहा। बैक में भी ऊपर पॉजिटिव, नीचे देखिए नेगेटिव है, तो फ्रंट में भी नीचे नेगेटिव। और यहाँ देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या दिखेगा आपको, ये आपकी तरफ से क्या दिख रहा है, नेगेटिव। मेरी तरफ से भी नेगेटिव दिख रहा है, देखो मैं आपको अपनी तरफ से दिखाता हूँ, ये देखो नेगेटिव। तो आपको समझ में क्या आया कि फ्रंट में ऑक्टेंट का जब देखते हैं तो आपको जो क्वाड्रेंट है उसको फॉलो करेगा। बैक में जब देखेंगे तो कुछ नहीं करना, क्वाड्रेंट को फॉलो कर लेना, बस एक्स एक्सिस की लोकेशन पॉजिटिव नेगेटिव कर लेना। यहां पर जहां पॉजिटिव था, नेगेटिव था, वो पॉजिटिव हो गया, और जहां पर ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन गया। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, तो फिलहाल अगर मैं बात करता हूं किसकी, जेड एक्सिस की, तो अब आपको मेरी बात समझ में आएगी। देखिए फ्रंट की तरफ लेके गए हम पेन को, ये रहा, और हमारा एक एक्सिस बना जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव ऑफ जेड एक्सिस। तो फर्स्ट ऑक्टेंट की बात जरा समझिए, एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस पॉजिटिव है, जेड एक्सिस पॉजिटिव है। सेकंड ऑक्टेंट, एक्स एक्सिस नेगेटिव है, वाई एक्सिस पॉजिटिव है, और जेड एक्सिस तो पॉजिटिव है। थर्ड में देखिए, फोर्थ में देखिए, इसी को फॉलो करिए। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे इस पे जाएंगे तो ये आगे आपके पास ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट, यानी कि इस वाले टॉप पर चलो, राइट टॉप कॉर्नर देखो ना इधर, तो इधर गए हम पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, ऐसे देखो। अभी आपका क्या हो गया, 1 2 3 4, सॉरी हमारा भूल गया है, 1 2 3 4, देन 5 सॉरी इधर नहीं होगा, इधर होगा, सॉरी लेफ्ट टॉप, सॉरी गलती हो गई, इधर लेफ्ट टॉप, ठीक है ना। तो लेफ्ट टॉप पे पांचवा है, पांचवा, फिर पांचवे का था हम क्लॉकवाइज चलना है, छठा इधर, सातवां इधर, आठवां इधर। तो हम क्या लिखेंगे इसे, हम लिखेंगे इस तरीके से, ये पांचवा नंबर, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवंथ है, और ये एट्थ है। तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा, 1 2 3 4 5, देखो ना 1 2 3 4, अब 5 इधर जाएगा ना इधर, तो इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 5, इधर इस वाले हाथ को आ जाएगा, है ना 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। तो ऐसे सीधे हाथ की तरफ, ऐसे उल्टे हाथ की तरफ, यानी कि ऐसा हो गया कि जब हम यहां से चल रहे हैं तो कैसे, यहां से ऐसे करके ऐसे गए, 1 2 3 4, देखो ना घड़ी ऐसे चलती है, फिर यहां से ऐसे गए तो यहां पर आएगा 4 के बाद 5 6 7 8, तो बन गया ना ऑक्टेंट 8। ऐसे बनाने वाले ने बहुत दिमाग लगा के सोचा होगा, ठीक है। तो आपको ऑक्टेंट समझ में आया। अब आपको क्या करना है, आपको क्या समझना है उसको समझ लेते हैं। ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट कह सकता हूं मैं इसे, क्योंकि प्रैक्टिकली चीजें समझाई जा रही है। जब हम इसे देखते हैं, सर ये देख लिया हमने इसे, ओके। तो सर यहां पर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि आप फर्स्ट ऑक्टेंट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑक्टेंट में क्या है, फर्स्ट ऑक्टेंट में आपके सामने एक्स एक्सिस है, ये रहा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस ऊपर की तरफ है, और जेड एक्सिस सामने आ रहा है सर। तो क्या हम यहां पर नहीं ऐसा बना सकते थे, अगर ये आपका व्यू होगा, यानी कि एक्स एक्सिस इधर, वाई एक्सिस उधर, और जेड एक्सिस इधर, नहीं बना सकते थे? हाँ जी सर, बिल्कुल बना सकते थे। लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो हर किताब में आपको कॉमनली मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि किसी किसी किताब में ऐसा नहीं होगा, कुछ और रूल भी हो सकता है, यानी कि एक्स एक्सिस उधर भी हो सकता है, ऐसा भी बुक है। आई थिंक एच के दास ऐसी बुक है जिसके अंदर अगर आप पढ़ते हो तो आपको वाई एक्सिस इस साइड दिखता है, नॉट वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हाँ एक्स एक्सिस इस साइड दिखता है, ओके। वाई एक्सिस तो नॉर्मली होता ही है। इसने जो व्यू दिया है वो व्यू क्या है उसको समझते हैं। इसने जो व्यू दिया है, ये वाई एक्सिस उधर, मतलब कि इसने ये वाला व्यू दिया है, देखो ये वाला, ये इसका व्यू है, यानी कि एक्स एक्सिस देखो आपकी तरफ को आ रहा है, ओके, वाई एक्सिस सामने जा रहा है, और जेड एक्सिस देखो ऊपर की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हो ये व्यू है, आप इस तरीके से देखेंगे, ओके। मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ, देखो ये क्या है वाई एक्सिस, ये क्या है ऊपर वाला जेड एक्सिस, और एक्स एक्सिस आपकी तरफ को बाहर सामने की तरफ को आ रहा है, ये देखिए ये, ओके। तो यानी कि इसका जो व्यू है, व्यू एंगल ये है। आप ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो, और टॉप से भी देख सकते हो, कहीं से भी देख लीजिए, आपकी मर्जी। मींस अगर हम मैथमेटिक्स के स्टैंडर्ड रूल की बात करें तो ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स का एक स्टैंडर्ड रूल होगा, और उसके अंदर एक्स एक्सिस इधर ही होगा, वाई एक्सिस इधर ही होगा, जेड एक्सिस इधर ही होगा, ओके। लेकिन आप लिख किधर भी सकते हो, बट नहीं लिखिएगा, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चंस के आंसर जब आप मैच करने जाओगे तो कैप आई, कैप जे, कैप के, यानी कि आपकी फॉर्मेशंस जो है आगे पीछे दिखे, क्योंकि आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर रहे हो, ओके। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे।
फिलहाल हम पॉजिटिव ही लेंगे सारी संख्याएं। पॉजिटिव लेने का मतलब कि हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट से ही हम हमेशा हर चीज को सॉल्व करेंगे। जैसे यहां पर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से सब चीज सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट से। ओके, इसी तरीके से हम फर्स्ट ऑक्टेंट से ही सारी चीजें सॉल्व करेंगे। नेगेटिव वाला जो पोर्शन होगा, जैसे हमसे कहता है एक्स एक्सिस नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव लिख के दिखा देंगे ऑफ कोर्स। तो ये अगर ये वाला पार्ट नेगेटिव हो गया तो कौन से क्वाड्रेंट पे गया, ऑक्टेंट पे गया, ये सेकंड ऑक्टेंट के पास चला गया, उसमें एक्स नेगेटिव हो गया और y पॉजिटिव, z पॉजिटिव, ऑफ कोर्स ये सेकंड ऑक्टेंट हो गया। तो आप इस फेर में नहीं जाएंगे कि नेगेटिव कैसे दिखाएं। आपको नेगेटिव बोलता है तो आप नेगेटिव को ऐसे दिखाएंगे, ये माइनस का 2 दिखाएंगे। पॉजिटिव बोलता है तो पॉजिटिव भी ऐसे दिखाएंगे, इसे पॉजिटिव 2 कहते हैं अगर फिगर वाइज बात करें तो। गाइस समझ में आ गया आपको ऑक्टेंट क्या है? नहीं समझ में आया, एक बार फिर से कोशिश करिए, खुद से पेपर पर ड्रॉ करिए, बनाइए, एक डेमो रखिए, देन आपको समझ में आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे है आपके सामने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ओके, हम अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं। ये है आपके सामने एडिशन और सब्ट्रैक्शन। देखिए, एडिशन की बात करता हूं मैं, इसे लॉ ऑफ ट्राइंगल भी कह सकते हो, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। देखिए यहां पर लिखा है, नहीं सबसे पहले एडिशन चलो देते हैं, ट्राइंगल लॉ को अलग से समझते हैं, है ना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो देखो, एडिशन के लिए आपको समझना होगा, वो ट्राइंगल लॉ में ही आता है कि अगर मैंने कहा कि यहां से यहां तक जाना एक वेक्टर कहलाएगा, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसे हम वेक्टर ए बोलेंगे। और यहां से यहां जाना वेक्टर बी कहलाएगा, यहां से यहां, यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना वेक्टर ए कहलाएगा, तो बी पॉइंट से सी पॉइंट तक जाना वेक्टर बी कहलाएगा। अब देखो, मैंने वेक्टर ए और वेक्टर बी को कैसे दिखाया, ये मैंने ए लिखा, इसके ऊपर एरो लगाया। एरो लगाने का मतलब ए से बी तक ऐसे जा रहे हैं, बी पर एरो लगाया, इसका मतलब बी से सी तक जा रहे हैं, ये देखिए, ठीक है ना। तो एरो लगाने से रिप्रेजेंट होता है हमारा कि हमने वेक्टर में लिखा। वेक्टर के अंदर ये जो क्वांटिटी है, इसके अंदर क्या होगा, स्केलर भी है और मैग्नीट्यूड भी है, स्केलर भी है और वेक्टर भी है, यानी कि इसे हम कहेंगे कि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ओके, अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ए से बी तक जाना वेक्टर ए, बी से सी तक जाना वेक्टर बी। तो ए से सी तक जाना, ए से सी, तो ए से बी जाना है, बी से सी जाना है, पहुंचना कहां है, सी पर पहुंचना है। ए से सी पर पहुंचना है, यहां से भी जा सकते हो और यहां से भी जा सकते हो। दिस इज कॉल्ड द शॉर्टेस्ट रूट, ये हमारा शॉर्टेस्ट रूट है। दिस इज कॉल्ड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही हम डिस्कस करेंगे वेक्टर में, यानी कि दिस इज आवर वेक्टर, दिस इज आवर वेक्टर। ये वेक्टर की बात करेंगे और ये वेक्टर आया कैसे, a प्लस बी, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ये अगर हम जोड़ दें तो एक नया नाम रख देते हैं वेक्टर c। अब स्टूडेंट्स कहेंगे सर जी लेंथ को जोड़ेंगे तो ये आएगा नहीं बराबर। अगर मैं इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसको बराबर नहीं कह सकते हम, ये प्लस ये इज नॉट इक्वल टू दिस। बट हम क्या करेंगे, हम इसको अभी प्रूफ करने वाले हैं। तो हम ये प्लस ये लेंथ को नहीं जोड़ रहे हैं, हम डायरेक्शन देख रहे हैं। हम कह रहे हैं यहां से जाना और यहां से के बाद यहां जाना, पहुंच तो यहां रहे हैं ना, हम यहां पहुंच रहे हैं, तो हमें डिस्प्लेसमेंट वाली थ्योरी अपनानी पड़ेगी कि हमें शॉर्टेस्ट रूट अपनाना है, तो इसे हम वेक्टर कंसीडर करेंगे। अब इसको जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो समझेंगे कि इसको हम कैसे a प्लस बी को क्या c बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, हम आगे डिस्कस कर लेंगे इसे। लेकिन फिलहाल आपको क्या समझ रहा है, इसे हम एडिशन बोलते हैं, ऐड कर दिया मैंने वेक्टर को। ओके, सब्ट्रैक्शन की बात कर ले। सब्ट्रैक्शन क्या है, सर आगे की तरफ b है पॉजिटिव, तो पीछे की तरफ सेम कंडीशन में b होगा नेगेटिव। आगे पॉजिटिव तो पीछे नेगेटिव, ये तो बताया था अभी मैंने। कोई भी एक्सिस आगे की तरफ पॉजिटिव तो ओरिजिन से पीछे की तरफ नेगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव तो नीचे की तरफ नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव तो पीछे की तरफ नेगेटिव। सिंपल है ना। तो इधर अगर पॉजिटिव की दिशा में जा रहा है तो यहीं से इस तरफ नेगेटिव की दिशा में आ जाएगा। तो मैं कहूंगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर माइनस का बी इज इक्वल टू ये वाला है। तो देखते हैं क्या है, यानी कि ए प्लस माइनस का बी
अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी, और वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू दिस, ये है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, दिस इज सी या डी लिख लेते हैं, डी वेक्टर लिख लेते हैं, नया वेक्टर बना देते हैं यहाँ पर। तो समझ में आया, अगर हमने ये प्लस ये किया तो ये आ गया, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ, ये ट्रायंगल लॉ है। अगला वाला कवर होता है हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, भी इसमें कवर हो जाता है। क्या होता है ट्रायंगल लॉ? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ओके। इसमें क्या होगा, अभी भी मैंने बताया, वेक्टर ए बी, ये है ए बी वेक्टर, इज इक्वल टू प्लस, सॉरी नॉट इज इक्वल टू, प्लस बीसी वेक्टर, बीसी वेक्टर इज इक्वल टू एसी वेक्टर। ये होता है ट्रायंगल लॉ, सिंपल है ट्रायंगल लॉ। क्या? ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, यहां से यहां तक जाना प्लस यहां से यहां तक जाना इज इक्वल टू यहां से यहां तक जाना। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो यहां से यहां तक हम जा रहे हैं, ये जाने के लिए हमने एक कंडीशन फॉलो की है। आप कंप्लीट दोनों इंट्रोडक्शन जब देख लेंगे तब आपको बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अभी स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स के दिमाग में कंफ्यूजन है, सर यहां से यहां तक की लेंथ को नाप रहे हैं आप, मैं लेंथ को नहीं नाप रहा हूं, मैं कह रहा हूं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बिल्कुल क्लियर हो जाइए आप माइंड से, जब आप दोनों पार्ट इंट्रोडक्शन का देख लेंगे तब वापस आइएगा इस ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के पास और फिर अपने आप से क्वेश्चंस करिएगा क्या आपको समझ में नहीं आया। तो थोड़ा वेट करिए, पेशेंस रखिए। यहां से यहां तक जाना, नॉट डिस्टेंस ओनली, दिस इज कॉल्ड अ क्वांटिटी ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो ऑफ कोर्स इसके लिए मैं कह रहा हूं डिस्टेंस, यहां से यहां तक की दूरी, प्लस दूरी के साथ साथ डायरेक्शन भी बोल रहा हूं। वो डायरेक्शन किस फॉर्म में है? 3 डायमेंशनल की फॉर्म में। तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, इस बात को आप समझिएगा, याद करिएगा। फिलहाल तो समझ लेंगे हम आगे जाके थोड़ा सा, ठीक है। ओके, ये हमने कंडीशंस को समझ लिया, आगे बढ़ जाते हैं। आगे है हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में क्या है। अगर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन की बात करते हैं, अब हम आ गए हैं कहां पर? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो पैरेललोग्राम क्या है भाई? ये है आपके सामने पैरेललोग्राम, दिस इज कॉल्ड द पैरेललोग्राम, ओके। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। हम इसका लॉ ऑफ एडिशन पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। ए बी, A से B तक जाना, ए बी वेक्टर, इसे हम वेक्टर A भी बोल सकते हैं ना, स्मॉल a। B से C तक जाना, यहां से यहां तक जाना, इस दिशा में जाना और यहां तक जाना, तो इसे बोलेंगे हम वेक्टर B। तो ऑफ कोर्स हम A से C यानी कि डायगोनल का वेक्टर अपना आराम से निकाल लेंगे। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। याद रखिएगा यही नियम, ए से सी की तरफ जाना है, सी से ए की तरफ नहीं आना है। अभी हम बताएंगे जब जीरो वेक्टर्स को समझा रहे होंगे तो आपको बताया जाएगा कि सी से ए की तरफ क्यों नहीं जाना है, ए से सी की तरफ ही क्यों जाना है। दोनों में अंतर हो गया ना, ए से सी जाएंगे तो डायरेक्शन उधर गई, सी से ए आएंगे तो डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो अभी आपको यही समझना है, जीरो वेक्टर समझेंगे और उसमें समझेंगे कि क्या होता है इनिशियल पॉइंट टू द टर्मिनल पॉइंट, जीरो वेक्टर। तो वो केस क्या है वो अभी हम समझेंगे, बट फिलहाल आपको ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी याद रखना है। यानी कि ये वाली कंडीशन जो हो गई, ये हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये वाला वेक्टर अपने आप वेक्टर बन गया। ओके, दूसरी तरफ चलते हैं। अगर मैं कहूं यहां से जाते हैं, यहां से ऊपर की तरफ, तो आप देखोगे ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो जो वेक्टर ये होगा वही वेक्टर ये होगा, सेम एकदम। आपका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, आपकी डायरेक्शन भी इक्वल है। अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन इक्वल है, तो इसका मतलब ये भी वेक्टर बी होगा। ये अगर आपके सामने ए है तो ये भी आपके सामने ए होगा। तो इस तरीके से चलेगा, एडी वेक्टर प्लस डीसी वेक्टर इज इक्वल टू ये एडी डीसी इज इक्वल टू एसी। ये लो जी एसी, ये बात समझ में आ गई। चलो दूसरे तरीके से समझते हैं। हमने कहा एसी वेक्टर, ऐसे समझ लिया एसी, और अब की बार जो पिछली बार ऐसे गए थे ना तो ए के बराबर था, अब की बार मैंने इसकी दिशा मोड़ दी, मैंने इधर कर दी दिशा। एसी और सीडी, सीडी, एसी और सीडी। अगर सीडी की बात करेंगे, ए बी तो इस दिशा में है, सीडी इस दिशा में है, तो माइनस हो जाएगा। अभी तो बताया ए बी इस दिशा में जा रहा है,
CD इस दिशा में आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, दिशा बदल दी ना, मैग्नीट्यूड सेम है, ए रहेगा बट दिशा बदल दी। ओके, तो अगर मैंने कहा AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर इज इक्वल टू AD वेक्टर, AD वेक्टर, देखो AC प्लस CD इज इक्वल टू AD। अब इस वाले कंडीशन में जब मैंने दिशा बदल दी तो इसको तो फॉलो नहीं करेंगे, इसको हम फॉलो नहीं कर सकते ना, एक बार में दोनों चीज फॉलो नहीं हो सकती, नहीं तो इधर जाएगा वेक्टर या इधर, एक बार में एक, उस तरफ जाएगा तो ये फॉलो करेंगे, इस तरफ आएगा तो ये फॉलो करते हैं। चेक कर लेते हैं AC कितना है, AC कितना है, AC है हमारे पास वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस CD कितना है, CD कितना है, CD है माइनस का वेक्टर A इज इक्वल टू AD कितना है, AD है हमारे पास वेक्टर B। ओके, नाउ माइनस से माइनस कैंसिल, वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर B। तो इसका मतलब कंडीशन आपको समझ में आ रही है, ये पैरेललोग्राम लॉ है, आप अपने तरीके से मॉडिफाई करिए, समझिए, एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। पहले हमने क्या बोला, ट्रायंगल लॉ, और अब बात बता दो, एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक टर्मिनल पॉइंट होता है, इसे कहते हैं इनिशियल, अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से, टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट A, टर्मिनल पॉइंट B, इनिशियल टू टर्मिनल। ओके, यहां से यहां जाना आपका कहलाता है वेक्टर, इनिशियल टू टर्मिनल। अब मैंने कहा इनिशियल पॉइंट है A, टर्मिनल, देखो यहां से इनिशियल पॉइंट है A, टर्मिनल पॉइंट है B, एक वेक्टर, ये इनिशियल पॉइंट है और ये टर्मिनल पॉइंट है, दूसरा वेक्टर, ये इनिशियल पॉइंट है और ये टर्मिनल पॉइंट है, तीसरा वेक्टर, मतलब कि ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, तो जीरो वेक्टर बना। क्योंकि आपके दिमाग में अभी भी बहुत तेजी से क्वेश्चन चल रहा होगा, सर जी ये कैसे, ऐसे क्यों नहीं आ रहे, तो मैं बताता हूं, इनिशियल से और टर्मिनल की ये जो कंडीशन बनी है, इस कंडीशन को डिस्टेंस होना चाहिए ना, इस दिशा में जा रहे हैं और इतनी दूरी में जा रहे हैं, तब हमारा वेक्टर बनता है। मैंने कहा शुरुआत यहां से करी थी A से B गए, B से C गए, C से A आ गए, तो मैं कह रहा हूं A से चले थे और A पे ही खत्म हो गए आके, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया कि उनके बीच का कोई डिस्टेंस नहीं है, मैग्नीट्यूड जीरो हो गया, और उनकी डायरेक्शन क्या होगी, एक पॉइंट बनेगा, तो ये ऐसे नहीं जा सकता। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन इसको फॉलो नहीं करता, आप भी इसे फॉलो नहीं करेंगे, AB BC CA नहीं करेंगे, AC करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है ऐसे। ओके, तो समझ में आ गया आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। आगे बढ़ जाते हैं, आगे आपके सामने क्या है, रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन को समझते हैं क्या है। देखिए हमारे सामने है 8th टॉपिक, रेगुलर हेक्सागन। तो हेक्सागन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ऑफ कोर्स आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, ये है आपके सामने, रेगुलर का मतलब इक्वल इन साइज, अभी इक्वल ना दिखे तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, ये सारी साइड्स इक्वल है, 1 2 3 4 5 6, हेक्सागन मतलब कि 6 साइड्स, रेगुलर मतलब कि सारी लेंथ इक्वल, ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ इक्वल। रेगुलर हेक्सागन का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब तक की कंडीशन में ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में बनेगा रेगुलर हेक्सागन का। आपको कहेगा कि दो वेक्टर्स आपको गिवन है, वेक्टर A और वेक्टर B, इन्हें बोलते हैं एडजेसेंट साइड, यानी कि आसपास की साइड्स, कोई भी दो साइड्स, ये कोई भी दो साइड्स जो एक साथ जुड़ी हुई हैं उनको आपको देगा, कहेगा टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ हेक्सागन्स आर गिवन, ये देगा क्वेश्चन में, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ हेक्सागन गिवन। एक हेक्सागन के अंदर, रेगुलर हेक्सागन के अंदर दो एडजेसेंट साइड्स गिवन है, आपको कहेगा फाइंड द अदर साइड्स। बहुत आसान है, चेक करते हैं कैसे। देखो ये है वेक्टर A, वेक्टर B, ये है वेक्टर C, D E F, ठीक है ना। अब इनके नाम हमने A B C D E F नहीं रखने, देखो ये नाम रखना है A B C D E F, ये बात समझ में आती है। अभी समझना, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर A है, इसके सामने देखो, बिल्कुल सामने है, सामने दिख रहा है, जितना ये दूरी उतनी दूरी है। ओके, इसकी दिशा इधर, इसकी दिशा इधर, तो ये वेक्टर A, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर माइनस का वेक्टर है, देख सकते हो, ये और ये दोनों सेम वेक्टर है, इसकी दिशा इधर है, उसकी दिशा इधर। ये वेक्टर B है और इसके सामने, बिल्कुल सामने देखिए, तो ये वेक्टर B है, दिशा उधर है, दिशा नीचे की तरफ है, तो माइनस का वेक्टर B।
बहुत सिंपल हो गया भाई। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ वेक्टर इज गिवन, फाइंड द अदर साइड्स, हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, तो आपने ये बताया प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। अब परेशानी तो इसके साथ है ना, तो इसकी परेशानी कैसे दूर होगी? देखो एक डायगोनल खींचना पड़ेगा आपको, दिस इज कॉल्ड अ डायगोनल, है ना, वो बीच में से जा रहा है बिल्कुल डायगोनल। डायगोनल एक और भी होता है, ये भी होता है डायगोनल, है ना, ये सारे सर 1 2 ये 3, ये तीनों की तीनों डायगोनल्स है। ओके, अभी फिलहाल बात करते हैं कि अगर मैं इस डायगोनल की बात कर रहा हूं तो कैसे करूंगा। देखो ये अगर बी है, रेगुलर हेक्सागन के अंदर एक साइड बी है, तो उसका डायगोनल जो है वो उसका ट्वाइस होता है, दुगना होता है, दो गुना। ये बी है तो ये हो जाएगा 2b, बस डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, उस तरफ जा रही होगी इस तरफ, और अगर नीचे की तरफ आएगा तो माइनस का 2b। ओके, हम ऊपर की तरफ खींच लेते हैं, मर्जी आप कैसे भी खींच सकते हो। ये b तो डायगोनल 2b, ओके, ये b ये 2b। ओके, अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को एक लाइन ड्रॉ करनी है यहां से। ओके, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, क्या है, ए से सी, ट्राइंगल लॉ, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। लो जी, ट्राइंगल लॉ तो बन गया। ए बी की वैल्यू वेक्टर ए, बी सी की वैल्यू वेक्टर बी, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये ए सी की वैल्यू ए प्लस बी। ओके, ये बात समझ में आती है। अनदर ट्राइंगल लॉ, ए सी डी पर, ए सी ऐसे जा रहे हैं ना, ए सी प्लस सी डी, मैंने बताया ना, ए से सी यानी इनिशियल से टर्मिनल, सी से डी, आगे नहीं आना, ऐसे नहीं आना, ए से डी, ए सी प्लस सी डी बराबर ए से डी, नीचे से ऊपर ए से डी। ओके, समझ में आ गया आपको, ए सी प्लस सी डी बराबर ए डी। ये ट्रायंगल लॉ जो बनाया जा रहा है ना, ये बहुत लॉजिक के साथ, सोच समझ के, डेरिवेशन के साथ बनाया जा रहा है। तो अभी एक्सेप्ट करिए, देन आफ्टर सम टाइम्स आप इसको कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि मैं अच्छे से डिफाइन करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, तो फिलहाल ए सी प्लस सी डी का पता नहीं, सी डी तो निकालना है, ए डी पता है, ए डी कितना है 2b। तो हम इन दोनों को अगर राइट साइड में ले जाएं तो सी डी कितना हो जाएगा, 2 वेक्टर b माइनस का a माइनस का b, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा b में से b माइनस का a, दिस इज सी डी। तो सी डी कितना आ गया, वेक्टर b माइनस वेक्टर a, और जब सी डी वेक्टर b उस तरफ जा रहा है, सेम उसके सामने इधर देखो डायरेक्शन चेंज है, तो उसमें माइनस लगा दो, माइनस का b माइनस का c, ब्रैकेट खोलेंगे तो वेक्टर a माइनस वेक्टर प्लस वेक्टर b, ऐसे कर लेते हैं ना, a माइनस वेक्टर b। तो ये हो गया वेक्टर a माइनस वेक्टर b, वो हो गया वेक्टर b माइनस वेक्टर a। तो आपसे क्या कह रहा था, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। ये क्वेश्चन आता है, कुछ नहीं देगा, कोई कैलकुलेशन नहीं देगा, वो कहेगा टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन आर ए वेक्टर a एंड वेक्टर b, देन फाइंड द अदर साइड्स। तो आपने बहुत आसानी से निकाल दिया, ये a है तो ये नेगेटिव है, ये b है तो नेगेटिव b है। यहाँ पर ट्रायंगल लॉ लगा, a प्लस b बराबर ये हो गया, फिर यहाँ पर ट्रायंगल लॉ a b a प्लस b और इस प्लस ये इज इक्वल टू ये, तो आपके ट्रायंगल लॉ से ये निकला, देन उसका अपोजिट साइन करके ये निकला। तो समझ में आ गया ये पार्ट, आपने ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट कर दिया। अभी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसको समझते हैं क्या है, देन आपको बात समझ में आ जाएगी। आपको फिगर वाइज भी दे सकता है ये आपके पेपर में। अभी ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 जब तक समझ नहीं आएगा, जो बिल्कुल नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी वेक्टर नहीं समझा है, आप देखोगे ऊपर क्या एरो लगाया जा रहा है, ये क्या होता है, पेशेंस रखिए। जब सेकंड पार्ट आएगा तो इन्हीं सब चीजों को, जो आपको अभी ये चीज है ना, ये वापिस आके आपको देखना होगा। सेकंड पार्ट का इंट्रोडक्शन देखने के बाद वापिस जब आप आओगे, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियरली आपके दिमाग में आएगी, लेकिन उसके लिए आपको कंप्लीट देखना होगा ना। अभी आप कहोगे नहीं, थोड़ा सा देखने के बाद मुझे चीजें समझ नहीं आ रही है, तो आप देखिए, पेशेंस रखिए, आपको सिर्फ देखना ही तो है। सेकंड इंट्रोडक्शन लेने के बाद, क्योंकि उसमें मैं न्यूमेरिकली बताऊंगा, संख्या रखूंगा, 1 2 3 संख्या रखूंगा, और स्टूडेंट्स को संख्या ही कनेक्ट करती है मैथमेटिक्स में। तो वेट करिएगा, मेरे पास सेकंड पार्ट भी होगा। फिलहाल फर्स्ट पार्ट चल रहा है, लास्ट सेशन चल रहा है। ओके, मेरे पास क्या है, 9th रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो देखो पहले मैं रेक्टेंगल बना देता हूं। रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है बताता हूं। यहां पर क्यूबॉइड ही बनेगा,
बहुत सिंपल है, आपको भी आता होगा ये बनाना। ओके, ये बना दिया ना। ये है हमारे पास एक एक्सिस, इसे बन जाओ भाई, ये हमारे पास एक एक्सिस। ओके, देन दूसरा एक्सिस हमारे पास ये है और तीसरा एक्सिस हमारे पास ये है। तीनों एक्सिस आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना। इसे हम एक्स एक्सिस बोलेंगे, इसे हम वाई एक्सिस बोलेंगे, इसे हम जेड एक्सिस बोलेंगे। ओके, नाउ यहां पर हम देखते हैं तो इसे मिला देते हैं, इसे भी मिला देते हैं, इसे भी मिला देते हैं। तो ये आपको क्यूबॉइडिकल शेप दिख रही है। कौन सी शेप दिख रही है? क्यूबॉइडिकल शेप, क्यूबॉइड। ओके, ये एक्सिस पर क्या दिख रहा है आपको? क्यूबॉइड दिख रहा है। अब आपको यहां पर थोड़ी सी बात समझ में आनी चाहिए। एक्स एक्सिस की तरफ जाना एक स्पेसिफिक इंडिकेशन होता है। सेकंड इंट्रोडक्शन जब हमारा आएगा तो उसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बट यहां भी समझिए, एक्स एक्सिस की तरफ जाना वेक्टर में एक इंडिकेशन होता है और वो होता है कैप आई। ऐसे कैप लगा देते हैं आई के ऊपर, ऐसे ऊपर टोपी लगा देते हैं। वाई एक्सिस की तरफ जाना जे के ऊपर ऐसे कैप लगा देंगे, कैप जे। कैप का मतलब यूनिट वेक्टर होता है। अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसे करेंगे जरूर डिस्कस कि कैप आई कैप जे क्या होता है। लेकिन अभी आपको इतना समझना है कि ओरिजिन से एक्स एक्सिस की तरफ जाना कैप आई इंडिकेट करता है। मतलब कि हम एक्स एक्सिस की तरफ एक कदम चले, यानी एक यूनिट चले, किसकी तरफ? एक्स एक्सिस की तरफ। अगर हम वाई एक्सिस की तरफ एक यूनिट चले तो इसका मतलब क्या हो गया? कैप जे। और अगर जेड एक्सिस की तरफ एक यूनिट चले तो कैप के। एक यूनिट चलना है, एक कदम चलना है बस। ओके, तो ये आपने आई जे और के से रिप्रेजेंट कर दिया। अभी ट्रायंगल लॉ है और आपको समझना क्या और निकाल क्या रहेगा। ओ से पी तक का डिस्टेंस निकालना है, ओ से पी तक का डिस्टेंस, यानी कि आपको निकालना है ये। आपका टास्क देख लो क्या है, ओपी निकालना है। ओ पी क्या होता है? ठीक है, देखते हैं क्या होता है। 3 डायमेंशन की शेप। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इनके नाम रख देता हूं। ये ओ है, इसका नाम एक्सिस की तरफ ए, बी, सी, देन डी, देन ई, देन एफ, देन पी है। सारे नाम रख दिए कॉर्नर पे। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा ओ ई, देख सकते हो ओ ई, ये ओ ई है ना। और फिर मैंने कहा ईपी प्लस ईपी, ओ ई वेक्टर ईपी। देखो ओ ई ईपी, यहां से यहां गए, यहां से अगर ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ओ ईपी पे ट्रायंगल दिख रहा है, तो ओपी के बराबर होगा कि नहीं होगा? देख सकते हो, अभी अभी बताया ट्रायंगल। ओपी इज इक्वल टू ओ ई प्लस ईपी। ट्रायंगल है, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, वहां से डायरेक्ट पहुंच गए, सिंपल। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट की बात करते हैं। ओ ई इज इक्वल टू, ओ ई इज इक्वल टू ई बी प्लस, ओ ई इज इक्वल टू ई बी प्लस बी सी। बी सी हम करते हैं इसे, ये प्लस ये इज इक्वल टू दिस। ओ ई इज इक्वल टू, या फिर से करते हैं ई बी प्लस बी सी इज इक्वल टू दिस। ऐसे करते हैं हम, इस दिशा में चलते हैं। हम लिखते हैं ओ ई इज इक्वल टू ओ बी। हम सीधी दिशा में चलते हैं, इस दिशा में आएंगे देखो तो नेगेटिव जाना पड़ेगा ना, हमें अभी नेगेटिव नहीं समझना है। ओ बी पॉजिटिव दिशा, ओ बी ये प्लस बीई नीचे की तरफ पॉजिटिव दिशा, बीई इज इक्वल टू ओ ई। समझते हैं, देखो ट्रायंगल ओ बी ई की बात कर रहा हूं, बहुत सिंपल है, समझ में आएगा। ओ बी आगे गए, बीई इधर आए, ऐसे गए ऐसे आए, और यहां से ऐसे पहुंच गए, शॉर्टकट। इसका मतलब ओ से ई पहुंच गए, तो ओ ई बराबर क्या हो गया? ओ बी प्लस बीई। कितना सिंपल था, 2 ट्रायंगल समझ में आ गया आपको। अब देखो ओ ई की वैल्यू क्या है, ये है, यहां रख दीजिए। ओपी इज इक्वल टू, ओ ई की वैल्यू कितनी है? ओ बी प्लस बीई प्लस ई बी। सिंपल है, इसकी वैल्यू मैंने ये रख दी। ओके, आपने वैल्यू रख दी है। अब देखो ओपी तो ओपी रहेगा, ओपी इज इक्वल टू, अभी ध्यान से समझना, मैंने कहा एक डिस्टेंस को चलना कैप आई कहलाता है, एक डिस्टेंस को।
यहां से यहां तक कितना चले हमें नहीं पता, हमने मान लिया x चले, x यूनिट, x कोई संख्या मान ली, x यूनिट चले, ये हम चले हैं x कैप आई। यहां से यहां तक कितना चले हमें नहीं पता, हमने मान लिया y चले कैप जी। यहां से यहां तक कितना चले तो z चले, z कैप की, x कैप आई, y कैप जे, z कैप की। यहां से यहां तक चलना, यहां से यहां तक चलना, यहां से यहां तक चलना, यहां से यहां तक x मतलब समझ लो कोई संख्या चले, जैसे कि यहां से यहां तक हम 3 सेंटीमीटर चले तो 3 यहां लिखा, और कैप आई क्यों लिखा, क्योंकि इसका मतलब x एक्सिस की दिशा में चले। यहां से यहां तक हम चले 5 सेंटीमीटर, तो हमने कहा y मतलब 5 हो गया, और किस दिशा में चले, y की तरफ चले, और यहां से यहां तक जाने को जाए। ये भी हम सेकंड इंट्रोडक्शन जब इसका करेंगे तो ये संख्या पर रख के देखेंगे तो बात बिल्कुल ही क्लियर हो जाने वाली है। ओके, फिलहाल ये पॉइंट जो है ये आएगा x y z। देखो x एक्सिस की तरफ चलना, y एक्सिस की तरफ चलना और z एक्सिस की तरफ चलना, ये पॉइंट बनाता है। कैसे बनाता है मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। x एक्सिस ये होता नहीं है, x एक्सिस ये होता है, ये होता है, तो यहां पर x एक्सिस की तरफ चलना, ओके, फिर y एक्सिस सामने की तरफ जा रहा है और z एक्सिस ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट यहां ना होके थोड़ा आगे की तरफ देख लीजिए इधर, ये हमारा 3 डायमेंशनल ऑक्टेंट है ना, ये देखिए, तो इस तरफ ये p ऊपर की तरफ उठा लीजिए, जब मेरा उंगली का जो टिप है इस टिप को देखिए, ये p है, तो p कैसे पहुंचे, पहले x की तरफ ऐसे गए, फिर y की तरफ सामने गए, फिर z की तरफ ऊपर गए, तो ये टिप पर आ गए यहाँ पर, तो वही है p पॉइंट। तो ये x y z, आपको ये बहुत टिपिकल सा लग रहा होगा, ऑफ कोर्स ऐसा लग रहा है कि हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, ये ज्योमेट्रिकल कंटेंट लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ज्योमेट्री नहीं है, वेक्टर आपको बहुत इजीली समझ में आने वाला है, बट आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। देखिए यहां पर इतना सारा कुछ मैंने आपको जो बताया है, इसका कंक्लूजन क्या निकला कि O से लेकर P तक का एक वेक्टर आया और वो ये हुआ, यही तो कंक्लूजन निकला। अब एक बुद्धिजीवी आए और उन्होंने कहा सर इतना सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर ये O है तो ओरिजिन वेक्टर होगा 0 0 0, O से लेकर P तक का हमें एक वेक्टर चाहिए। देखो O से लेकर P, O दे रखा है 0 0 0, P दे रखा है x y z आपके सामने। O से P का वेक्टर अगर हमें निकालना है तो बड़ा सिंपल था ना सर, x में से 0 को घटाइए कैप i, प्लस y में से 0 को घटाइए कैप j, प्लस z में से 0 को घटाइए कैप k। मींस ओपी वेक्टर हमें मिल गया x कैप i, y कैप j और z कैप k। एक बुद्धिजीवी आए, उन्होंने कहा ये रूल तो बड़ा आसान है। अब मैं आपको जो स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स के बारे में, तो ये जो सेक्शन है ना, यहां से यहां तक ये पूरा सेक्शन, और इसको पढ़ने के लिए हमने क्या क्या पढ़ा, हमने लॉ ऑफ ट्रायंगल पढ़ा, देखो यहां पर जरूरत पड़ी लॉ ऑफ ट्रायंगल की। हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा, देखो यहां पर जरूरत पड़ी पैरेललोग्राम के लॉ की, ये डायगोनल वाले की बात करेंगे। तो हमने इतना लॉ पढ़ने के बाद ये फिजिक्स से निकाला, मैथमेटिक्स ने इतना सा काम कर दिया, यानी कि अब हम जो अगले सेक्शन में पढ़ेंगे, मैथ्स का सेक्शन पढ़ेंगे, और ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो था ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जा रहा था, बट हमने कुछ चीज डिफाइंड नहीं करी, हमने उसे कैलकुलेट कर लिया ना, फिजिक्स में भी कैलकुलेशन करी। ये है मैथमेटिकल। देखो कितना सा है, कौन ऐसा स्टूडेंट आप में से है जिसे ये समझ नहीं आया कि 2 पॉइंट्स दे रखे होंगे और 2 पॉइंट्स में से एक पॉइंट्स में से दूसरे को घटाइए और आई जे के लिख दीजिए, बन गई हमारी इक्वेशन ऑफ वेक्टर। यहीं से शुरुआत होगी हमारे नेक्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड की, यहां से शुरुआत होगी, तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा। नाउ अभी कंक्लूड कर लेते हैं और फिनिश करते हैं आज की क्लास को। देखिए सबसे पहले हमने समझा डेफिनेशन, फिर उसके बाद स्केलर और वेक्टर के बारे में डिफरेंस समझा, मैथमेटिकल व्यू के बारे में थोड़ी सी मैंने हिस्ट्रिकल नॉलेज आपको बताई, देन उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब चीजें बताई मैंने आपको। देन यहां से हमारी कंडीशन स्टार्ट हुई थी लॉ ऑफ ट्रायंगल, जो कि एडिशन में ही शामिल हो गया था। अभी हमने एडिशन को अलग से और पढ़ाएंगे, यहाँ पर लॉ ऑफ ट्रायंगल में बताया, ठीक है ना, संख्या तो ली ही नहीं अभी तक। ट्रायंगल के बाद पैरेललोग्राम आया था, पैरेललोग्राम के बाद रेगुलर हेक्सागन की बात करी थी, और फिर उसके बाद रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन आया था। यहां तक पहुंचने के लिए हमने ये और ये सीखा। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये कंप्लीट सिनेरियो आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया है वेट करिए, अगले वीडियो का वेट करिए, जब नेक्स्ट वीडियो आप देख लेंगे कंप्लीटली। लेकिन याद रखिएगा एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात मैं जरूर बताऊंगा, ये वीडियो आपने सिर्फ देखा
और आप में से कुछ इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स जो इसको और डीपली जानना चाहते हैं वो इस मॉडल को तैयार करेंगे पेपर पे या प्रैक्टिकली भी तैयार कर सकते हो और उसको फिर जज करेंगे कि हाँ भाई जो चीज़ यहाँ बताई थी वो चीज़ मिल रही है कि नहीं मिल रही है। बट देखने से भी काम हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। कॉपी पेन ले लीजिएगा प्लीज, क्योंकि रूल्स लिखवाए जाएंगे और कंप्लीट रूल्स आपको दिए जाएंगे। उस इंट्रोडक्शन के बाद हमारे 1 बाय 1 क्वेश्चंस आएंगे, तो उन क्वेश्चंस को आप खुद करेंगे। और आपकी क्लास के अंदर एप्लीकेशंस भी इंपॉर्टेंट है और नॉर्मल आपके जो क्वेश्चंस होंगे विदाउट एप्लीकेशंस वो भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों 1 बाय 1 हम करेंगे। होप सो गाइज आपको मेरा एफर्ट जो है वो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इससे कुछ सीखिए, अपने एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करिए। मैंने एफर्ट सिर्फ इसलिए किया है, मैं इसलिए एफर्ट करना चाहता हूं कि आपका एग्जाम अच्छा जाए, और कोई रीजन नहीं है मेरा। याद रखिएगा, मैं अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस इस पार्टिकुलर वीडियो के माध्यम से, ऑफलाइन मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत सालों से, अभी भी मैं मॉर्निंग टू इवनिंग ऑफलाइन बिजी रहता हूँ। मेरा सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक का शेड्यूल ऑफलाइन मेरा अपना इंस्टीट्यूट है, वहां पर मैं बिजी हूँ। लेकिन मैं रात को स्पेशली, अभी रात के इस समय 1:30 बज रहे हैं, तो मैं रात को स्पेशली आपके लिए एक दिन निकालता हूँ, हफ्ते में एक दिन निकालने की कोशिश करता हूँ। और उसमें मैं, चाहे मैं लैपटॉप पे क्वेश्चंस बना रहा हूँ, चाहे मैं आपको प्रैक्टिकली ऐसे सिखा रहा हूँ, तो मैं स्पेशली रात में आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि आपका एग्जाम अच्छा जाए। ओके गाइज, तो होप सो आपको मेरा एफर्ट आपके काम आएगा, और अगर आपके काम आता है तो उसे पेपर में नंबर के लिए कन्वर्ट करिए। बस अगर आप अच्छे नंबर लेके आएंगे, मेरे को इससे ज्यादा खुशी और कुछ नहीं।